Okay, so very good morning to all of you. Today we are going to study AC voltage applied to a LCR circuit. एक LCR सर्किट के अक्रॉस AC वोल्टेज जब हम सप्लाई करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा। अभी तक हम क्या पढ़ के आए कि अकेले रेसिस्टर के अक्रॉस AC वोल्टेज सप्लाई किया जाए। AC वोल्टेज इज पास थ्रू inductor, AC voltage is given to a capacitor. All the three cases we have studied, and now we are going to talk about the combination circuit. Combination circuit means in which inductor, capacitor and resistance all three are connected in series. तीनों को हमने series में connect किया और अब हम देखना चाहते हैं, now we want to know what will be the relationship between current and voltage in this type of combination. ठीक है, इस टाइप के कॉम्बिनेशन में हम देखना क्या चाह रहे हैं कि LCR सर्किट जब हम कंबाइन कर देते हैं LC और R को, तो हमारे पास वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग करंट की क्या वैल्यूज आती हैं। ठीक है, इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो होगा हमारा फेजर सॉल्यूशन, यानी फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसके कहते हैं शॉर्ट ट्रिक से करना, वो वाला काम आपका फेजर डायग्राम वाला क्वेश्चन टाइप होगा। और जो एनालिटिकल मेथड है, हमें एनालिटिकल मेथड भी देखना है। दोनों मेथड्स देखेंगे इसी क्लास में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि मान लेते हैं कि जो LCR हमने एक सर्किट लिया जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तीनों को हमने कनेक्ट किया इन सीरीज एंड इसके अक्रॉस एक AC वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दिया विद EMF या AC वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पर LCR जो सर्किट है इसके क्रॉस अगर वोल्टेज है Vm sin ओमेगा t। ठीक है, हम ये बात कह चुके हैं कि ये Vm sin ओमेगा t क्या होता है, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एट एनी टाइम t। ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है उस टाइम t पर। तो V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t। किसी पर्टिकुलर टाइम t पर वोल्टेज अगर ये है तो करस्पॉन्डिंगली हम क्या कह रहे हैं कि एट दैट टाइम Q इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C। उस टाइम t पर टाइम पर जो वोल्टेज हमारी थी Vm sin ओमेगा t, उस टाइम पर Q चार्ज क्या था, Q चार्ज था कैपेसिटर पर और इंडक्टर के अक्रॉस या करंट जो हमारे सर्किट में था वो था I। ठीक, अब यहाँ पर इस बात में हम क्या अप्लाई करें, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई करोगे तो मान लेते हैं हम ये बात ले लिया हमने। ठीक है, और उस बात के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट V इज इक्वल टू, इंडक्टर है तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है, इंड्यूस्ड EMF कितना जनरेट होता है, तो इंड्यूस्ड EMF जनरेट होता है E इज इक्वल टू माइनस LdI/dt। हम यहाँ पर उसकी मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसको V को हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा और राइट हैंड साइड में हम क्या लिख रहे हैं, LdI/dt, इसलिए वो माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस भी हो जाएगा। तो यहाँ आप ये मान लें कि वोल्टेज V at particular instant is equal to voltage across inductor जो कि होता है LdI/dt, वो पोटेंशियल डिफरेंस across the capacitor, और हमें पता है कि Q अगर उस कैपेसिटर पर चार्ज है, उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C, तो Q/C उस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। ठीक, यूजिंग द रिलेशन C इज इक्वल टू QV। ठीक, यहाँ से अगर मुझे वोल्टेज निकालना है तो Q इज इक्वल टू CV होता है। ठीक, यहाँ से अगर हमें वोल्टेज निकालना है तो Q/C इज इक्वल टू V। ठीक, तो करस्पॉन्डिंगली हमारे पास Q/C क्या आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। रेजिस्टेंस है तो अगर सर्किट में करंट जा रहा है I, तो ऑब्वियस सी बात है कि सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको मिलेगा वो क्या है, I into R, जिसको मैंने सभी को ऐसे लिख लिया है कि पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट V इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर प्लस पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर प्लस पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टर। ठीक है, इन सब के सम के इक्वल होगा आपका पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा या वोल्टेज होगा वो इन सब के वोल्टेजेस के सम के बराबर होगा। ठीक है, अब एक बार ध्यान से सुनना, क्या मैं VL को ऐसे लिख सकती हूँ, VL इज इक्वल टू IL इंटू, VL कैन बी रिटन एज IL इंटू, देखो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर तो हमने लिखा LdI/dt,
अब इसमें अगर मैं करंट मैक्सिमम वोल्टेज की बात करूं, किसकी बात करूं, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, V मैक्सिमम अक्रॉस इंडक्टर L, जिसको मैं लिख दूं VML, वोल्टेज पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये किसके इक्वल होगा, पीक करंट, ठीक है, किसके इक्वल होगा, पीक करंट मल्टीप्लाइड बाय रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। क्या ये इसके इक्वल होगा या नहीं होगा? अगर जिनको नहीं ध्यान आ रहा है वापस से एक बार थोड़ी सी बात रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि इंडक्टिव रिएक्टेंस को हमने लिखा था कि ये ओमेगा एल के बराबर होता है और ये किसके इक्विवेलेंट होता है, जो काम रेजिस्टेंस कर रहा होता है एक रेजिस्टिव सर्किट में, वही काम इंडक्टिव सर्किट में कौन करता है, इंडक्टर, ठीक। तो उसका ये क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस था, ठीक। और आपको ध्यान होगा कि हमने जब वोल्टेज लिखा था, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लिखा था, तो उसमें हमने ये लिखा था IM बाय XL, ये लिखा था, ठीक, इनटू साइन ओमेगा टी आया था। और अगर मैं कहूँ कि पीक वैल्यू की बात की थी, तो वोल्टेज की पीक वैल्यू किसके इक्वल थी, IM अपॉन XL के इक्वल, ठीक है। कुछ इस तरह की हमारे पास रिलेशन आई थी, IM अपॉन XL नहीं था, वो VM अपॉन XL था, सर V इज इक्वल टू IR होता है ना, क्या होता है, V इज इक्वल टू I इंटू R होता है, हमेशा ये पढ़ा है। तो जहां पर इंडक्टर की बात करेंगे वहां पर R की जगह पर क्या आ जाएगा, इंडक्टेंस, ठीक। जब हम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की बात करेंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा, I इंटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वही होता था भाई जो। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR आपने पढ़ा है ना, V इज इक्वल टू IR होता है। सिमिलर एनालॉजी से हम क्या कह सकते हैं कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज किसके इक्वल होगी, I इंटू XL यानी रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो किसके इक्वल होगी, I इंटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि जो मैक्सिमम वोल्टेज होगी अक्रॉस इंडक्टर वो किसके इक्वल होगी, मैक्सिमम करंट इंटू मैक्सिमम रिएक्टेंस XL, इसके इक्वल होगी कि नहीं होगी, या रिएक्टेंस की तो फिक्स वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगी XL। और यहाँ से कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम वैल्यू में देखूं कि वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू होगी तो कितनी होगी, करंट मैक्सिमम इंटू XC, यही आएगी। यस बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है किस तरह से हम इस एनालॉजी को यूज कर रहे हैं? हमें क्या करना है, ओम्स लॉ जो हमने पढ़ा है बिल्कुल उसी तरह से हम क्या कह रहे हैं कि इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो उसके अक्रॉस करंट मल्टीप्लाइड बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसी तरह से वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा, करंट मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक। तो यहाँ से मैंने क्या लिखा कि VML, ML किसको कह रहे हैं, मैक्स पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू पीक करंट मल्टीप्लाइड बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस। In a similar way, I can write peak voltage across capacitor, जिसको मैं MC लिख रही हूँ, ठीक है। Peak voltage across capacitor is equal to peak current IM multiplied by capacitive reactance, ठीक। और रेजिस्टेंस के लिए मुझे पता ही है, वोल्टेज पीक वोल्टेज across resistance is equal to peak current into पीक करंट इंटू रेजिस्टेंस R, ठीक है। ये तो मुझे पता ही है, ठीक। यहाँ तक तो आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक तो बात क्लियर है, ठीक है। अब यही चीज जो हमने लिखी, इसी चीज को हम एक फेजर डायग्राम में बनाते हैं, ठीक है। तीनों को इकट्ठे मिलाकर हम क्या कर रहे हैं, एक फेजर डायग्राम बना रहे हैं। देखिए यहाँ मैं ये सर्किट बिठा रही हूँ, यहाँ पर मैं इसका फेजर डायग्राम, ठीक है। तो देखिए आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग बनाया तो उन्होंने कुछ
अलग फॉर्म में बना रहे थे, पर पहले उसी फॉर्म में हम बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर और करंट, क्या वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर बी आर, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में है। किस एंगल पर? यहां से ओमेगा टी एंगल आगे, ठीक है, कितने एंगल आगे? ओमेगा टी एंगल आगे, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये कहें हमारा वाई एक्सिस, यही कहो ये टाइम एक्सिस। तो इससे एंगल ओमेगा टी पर है आपका वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, ठीक है। तो एक बार रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो हमने वोल्टेज रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो हमने फेज डायग्राम बनाया था, तो आपको ध्यान है कि मैंने कहा था कि यहीं पर वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर होता है और यहीं पर कम मैग्नीट्यूड का करंट अक्रॉस रेसिस्टर होता है। यानी वोल्टेज का फेजर और करंट का फेजर सेम डायरेक्शन में बनाया था, और मैंने कहा था कि वोल्टेज और करंट इन अ रेसिस्टर दे मूव इन फेज, एक फेज में चलते हैं, दोनों साथ साथ बढ़ते हैं और साथ साथ डिक्रीज होते हैं, यही कहा था। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में करंट रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगा, वहीं पर करंट की डायरेक्शन भी या करंट का फेजर भी बनेगा। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं इस पाथ में करंट का फेजर बनाऊं, तो ये हो गया मेरा आई आर, रेसिस्टर के अक्रॉस करंट की वैल्यू आई आर कह सकते हैं, ठीक। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम करंट केवल रेसिस्टेंस के अक्रॉस नहीं जा रहा है, वो करंट वो सीरीज में सा पाथ है, तो सीरीज में पाथ है तो ऑब्वियस सी बात है, जितना करंट रेसिस्टर में जा रहा होगा उतना ही करंट कैपेसिटर में भी गया होगा और उतना ही करंट इंडक्टर में भी गया होगा। इसलिए मैं यहाँ इसको आई आर नहीं लिख के सिंपली क्या लिख रही हूँ, करंट थ्रू द सर्किट। एलसीआर सर्किट में करंट कितना जा रहा है, तो वो है आई। क्लियर? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। इस एक्स एक्सिस से ओमेगा टी एंगल आगे है, तभी तो हम इसको क्या लिखा था, हमने Vm साइन ओमेगा टी लिखा था, ठीक, जो कि अभी भी वही है Vm साइन ओमेगा टी। इसलिए हमने इस एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, इस एक्सिस के साथ हमने एंगल बनाया ओमेगा टी, और Vr क्या है, फेजर ऑफ पोटेंशियल ऑफ थ्रू रेसिस्टर, और I क्या है, करंट थ्रू दिस LCR सर्किट, उसका फेजर डायग्राम। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, और डिटेल में यानी देखिए, यहाँ पर आपको ये तो पता है कि करंट अगर इधर है तो कैपेसिटर के अक्रॉस, कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से कितना आगे चलता है, कितना लीड करता है? यस मोक्षी, कैन यू टेल मी? एक कैपेसिटर में वोल्टेज आगे होता है या करंट आगे होता है? करंट आगे होता है, कितना एंगल से? वेरी गुड। इसका मतलब कि यहां से कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं तो कैपेसिटर में करंट आगे होता है वोल्टेज से, और कितने एंगल से? बाय फेज π/2, ठीक है। यानी अगर करंट यहां पर है तो इसका वोल्टेज का फेजर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का फेजर कहाँ बनना चाहिए? इस करंट से π/2 फेज पीछे। वोल्टेज कहाँ बनना चाहिए? π/2 फेज पीछे, या मैं कहूँ कि उस वोल्टेज से करंट आगे है बाय फेज π/2, एक ही बात है, ठीक। तो यानी कि वोल्टेज का जो फेजर होगा वो कुछ ऐसा होगा, I के साथ 90 डिग्री लैग करता हुआ, पीछे रहता हुआ, ये है आपका वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का फेजर Vc। समझ में आ रही है बात? कैसे बनाया हमने? हमें करंट पता है कि हर पाथ सीरीज का है, तो करंट सभी में सेम जा रहा है। करंट सेम जा रहा है तो जो करंट रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो फेज उसका होगा, वही फेज बाकियों के अक्रॉस भी होगा, तो वही फेज मान लिया सभी के लिए। I का फेज सेम मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। उससे हमें पता है कि वोल्टेज जो है वो π/2 फेज पीछे चलती है, या यूं कहूं कि वोल्टेज से कैपेसिटर का करंट का फेज π/2 आगे चलता है, तो उसका मतलब ये है कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज π/2 फेज बिहाइंड द करंट। तो ये दिख रहा है ना,
π/2 फेज पीछे कर दिया ना हमने वोल्टेज का करंट। तो यहां से अगर देखोगे तो वोल्टेज से करंट π/2 फेज आगे है, दिख रहा है। अब यहां से आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम इंडक्टर की। तो अगर इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर के केस में वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, फेज रिलेशन किस तरह से होता है, कौन आगे चलता है कौन पीछे चलता है। यस छवि, आप बताएंगे मुझे कि वोल्टेज और करंट में से कौन आगे चलता है इन एन इंडक्टर और कितने फेज से। यस छवि, कैन यू हियर माय वॉइस? चलिए शायद छवि को आवाज नहीं सुन रही है, हम आगे चलते हैं। चारवी, यस चारवी, कैन यू हियर माय वॉइस? कौन पीछे चलता है π/2 फेज से बेटा? चलिए तो हम कहते हैं कि यहाँ, हाँ बोलो बिल्कुल। चलिए तो करंट पीछे चलता है बाय फेज π/2 इन एन इंडक्टर, करंट इज π/2 फेज बिहाइंड द वोल्टेज। अब यहाँ पर वोल्टेज से करंट पीछे होता है, ठीक है। तो इसका मतलब करंट से आगे होता है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और कितना आगे होता है तो वो होता है बाय फेज π/2। दिस इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का फेजर, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का फेजर क्या हो जाएगा, इस I से करंट से π/2 फेज आगे, ये रहा आपका π/2 फेज आगे, ठीक। इससे हमने π/2 फेज आगे किया, और किससे, करंट से π/2 फेज आगे होता है वोल्टेज इन एन इंडक्टर। क्लियर है यहां तक की बात? एनी डाउट टिल नाउ? एनी डाउट स्टूडेंट्स? चले आगे। चलिए तो अब देखो, अब एक चीज, अब इसको, ये फेजर क्या होते हैं, वेक्टर की तरह ही होते हैं, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, ये रोटेटिंग वेक्टर है, ठीक है। रोटेटिंग वेक्टर है तो इसकी पर्टिकुलर टाइम पर इसको वेक्टर की तरह से ऐड करते हैं। देखिए ये हो गया आपका रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल, ये हो गया आपका पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, ये हो गया आपका पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर। अब एक बात समझ में आ रही होगी कि VC और VL, कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस जो फेज रहेगा वो हमेशा कितना रहेगा, 180 डिग्री का, है ना। 180 डिग्री होगा, यानी एक लाइन बनेगी। ये दोनों वेक्टर्स हमेशा ही एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे, एक इधर है तो एक उससे 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी VC और VL ये दोनों वेक्टर्स 180 डिग्री के एंगल पे होंगे, ठीक है। और हमें पता है कि जब कोई दो वेक्टर 180 डिग्री के एंगल पे हो तो हम क्या करते हैं, उनको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक को दूसरे में से रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हम एक में से दूसरे को घटा देंगे, ठीक। यहाँ पर हम रिड्यूस करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर वी विल फाइंड VC माइनस VL, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं, ये एनालिटिकल मेथड आएगा उसमें आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, VC में से VL माइनस करेंगे। तुम में से कई कह सकते हैं कि मैम यहाँ पर VC में से VL माइनस क्यों किया, तो वो जब हम डेरिवेशन के थ्रू करेंगे इसको या डिफरेंशिएशन के थ्रू सॉल्व करेंगे तो तब आपको समझ में आ जाएगा कि नेगेटिव साइन VL के क्रॉस से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इन दोनों को रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा, VC माइनस VL, एक वेक्टर बना दिया मैंने, VL और VC का एक सिंगल वेक्टर बन गया। तो इन दोनों में से VC माइनस VL, और इसका मॉड लेना है, क्या लेना है, मॉड, मैग्नीट्यूड केवल, ठीक है। तो अब इसी वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, यहां तक हो गया बच्चों, ये रिटन वर्क कंप्लीट हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं।
चले आगे। देखिए अब इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा इजी आपके लिए बना देता हूँ ताकि समझना आसान हो जाए। तो आपकी टेक्स्ट बुक में ये ऐसे दे रखा है, इसी को आप ऐसे भी बना सकते हो। कैसे? देखिए इसी फेजर डायग्राम को मैंने क्या किया, इसको मैंने ऐसे बना दिया। ये हो गया आपका VL, ये है आपका VR कम करंट, और ये है आपका VC। इसका फेजर बनाना है तो इसको शॉर्ट कर देते हैं। ठीक, ये है आपका VL। क्लियर? ठीक, क्या मैं इसी को यहाँ पर अगर मैं इनिशियल एंगल ओमेगा टी को क्या कर दूं, 0 कर दूं, तो ये पूरे के पूरे तीनों वेक्टर्स आपस में कैसे रोटेट हो जाएंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, एक वाई एक्सिस के अलोंग, एक माइनस वाई एक्सिस के अलोंग। तो हमारा VR तो अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा कब, जब ओमेगा टी इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, ये किस केस की बात है, ओमेगा टी इक्वल टू 0 हो जाए। पर जनरली आप बना सकते हैं ऐसा, डायरेक्टली सोल्यूशन निकालना है तो आप सीधे यहाँ से शुरू कर दीजिए, कोई गलत नहीं है। ठीक, एक्चुअल फॉर्म आपके इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो उसी को मैंने क्या कर दिया, इस फॉर्म में बना दिया। अब यहाँ दिख रहा है कि करंट से वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज π/2 फेज अहेड, करंट से वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज π/2 फेज बिहाइंड। क्लियर है ये बात यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें निकालना है VC माइनस VL। ठीक है, यहाँ पर निकालते हैं, ये है आपका VL, ये है आपका VC। तो VC माइनस VL किधर आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा? VC माइनस, अगर VC बड़ा है तो VC माइनस VL इधर आ जाएगा, अगर VL बड़ा है तो VC माइनस VL आपका इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, आपको उसके बारे में इतना ध्यान नहीं देना, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जैसे आप वेक्टर्स को रिड्यूस करते थे, वेक्टर्स अगर एक दूसरे से ऑपोजिट हों, यानी यूं कहें कि एक 180 डिग्री के एंगल पे हो, तो आप एक में से दूसरे को रिड्यूस कर देते थे और डायरेक्शन कौन सी आती थी, जो वेक्टर बड़ा होता था उसकी डायरेक्शन में आप रिजल्टेंट वेक्टर बनाते थे। यहाँ वही करना है। ठीक, VC अगर ग्रेटर है तो VC की डायरेक्शन में बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, अगर VL ग्रेटर है तो VL की डायरेक्शन में बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक, तो हम यहाँ केस क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम केस कंसीडर कर रहे हैं VC इज ग्रेटर देन VL। ठीक है, VC जो है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। ठीक, अब VC ग्रेटर देन है VL से, तो VC माइनस VL कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ कहीं मिलेगा ये। ठीक, ये तो आपका VC था, ये VL था, VC में से VL माइनस करोगे और क्योंकि VC ग्रेटर है तो ये आपको क्या मिल गया, VC माइनस VL। मिला नहीं मिला? इस डायग्राम में बनाऊं तो VC माइनस VL किधर मिलेगा मुझे, कहीं यहाँ VC के अलावा कहाँ मिलेगा, इस जगह पर ऐसे। ठीक, जो कि आपको यहाँ कैसे मिल रहा है, यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब VC और VL को रिड्यूस करके हमने एक सिंगल वेक्टर बना लिया, और जो कि वेक्टर क्या है, इस तरह से VC माइनस VL। ठीक है, कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? चले आगे। देखिए अब यहाँ से मैं, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक, अब ये मैंने इसको यहाँ से यूं ज्वाइन कर दिया। ठीक, क्या ये राइट एंगल नहीं बन गया, जिसमें से ये तो है आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ VC माइनस VL। ठीक, ये है आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ VR। तो ये क्या होगा, ये जो साइड आई, ये साइड क्या होगी, तो अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम ध्यान है तो आपको हमेशा से पता है कि जो आपका ये होता है हाइपोटेन्यूज होता है वो किसके इक्वल होता है, इसके प्लस इसके, दो इसके स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। यानी आप यूं कह सकते हैं कि ये जो होगा, ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कुछ ऐसे आएगी, VR स्क्वायर माइनस VC माइनस VL सॉरी प्लस इसका होल स्क्वायर, कुछ ये नहीं आएगी, क्या आनी चाहिए, VM। ठीक है,
यानी दोनों का जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा इसको मैं कह दूं वी एम, ठीक है। इनका तीनों का जो रिजल्टेंट वोल्टेज आपको मिलेगा वो रिजल्टेंट वोल्टेज V किसके इक्वल मिलना चाहिए, ये Vm मिलना चाहिए आपको इन सबके अकॉर्डिंग, इस फिगर के अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्रायंगल के पाइथागोरस थ्योरम से मिलना चाहिए। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ क्या, यहाँ पर तो मैंने VR, VC और VL ये सब क्या माने हैं, ये सब पर्टिकुलर इंस्टेंट के वोल्टेजेस माने हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन्हीं को क्या कह दूँ कि VR ये भी मैक्सिमम वोल्टेज है अक्रॉस R, VL ये भी मैक्सिमम वोल्टेज है अक्रॉस L, और VC ये भी मैक्सिमम वोल्टेज है अक्रॉस कैपेसिटर। तो यही एक्सप्रेशन आपकी किस में बदल जाएगी, मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या कि मैक्सिमम वोल्टेज इज इक्वल टू, ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज का स्क्वायर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर का होल स्क्वायर प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर माइनस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और इस पूरे का होल स्क्वायर कह सकते हैं। यहीं से ये स्क्वायर रूट हटा के हमने इसको इधर लिख दिया, ठीक। केवल फर्क कहाँ पड़ा, यहाँ पर रेजिस्टर की जगह हम लिखेंगे पीक वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, यहाँ पर कैपेसिटर की जगह हम लिखेंगे पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, यहाँ इंडक्टर की जगह हम लिख देंगे पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। Any doubts, students? Yes, anyone has any doubt? Clear है यहाँ तक? इसको फेस से बड़े ध्यान से समझना बेटा, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आप, ठीक है। अब यहाँ से ये जो वैल्यू हमें मिली इसी की जगह पर हम वो वैल्यूज रखते हैं जो हमने फाइंड आउट की है। क्या वैल्यूज फाइंड आउट की है हमने, VMR क्या लिखा था, तो अगर आपको ध्यान हो स्टार्टिंग में मैंने VMR मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस R इज इक्वल टू IM इंटू R लिखा था, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लिखा था मैक्सिमम करंट इंटू XL, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू करंट मैक्सिमम इंटू रिएक्टेंस, कैपेसिटर रिएक्टेंस, ये लिखे थे, ठीक। यही सारी वैल्यूज में यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हो सीधे सीधे, ठीक है। I पीक करंट होल स्क्वायर इंटू R स्क्वायर, ठीक, या मैं यूँ कहूँ कि IM इंटू R और इसका होल स्क्वायर प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ IM XL का होल स्क्वायर, सॉरी XC का होल स्क्वायर माइनस IM XL और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो एक बार ध्यान से देखो, यहां से Vm स्क्वायर इज इक्वल टू पीक वोल्टेज का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से भी Im स्क्वायर कॉमन निकलेगा, इसमें से भी Im स्क्वायर कॉमन निकलेगा और यहां से भी, ठीक, सभी में से Im स्क्वायर कॉमन निकाल दो, ये लीजिए Im स्क्वायर। अब अंदर क्या रह गया, तो अंदर रह गया कुछ ऐसे R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर माइनस XL स्क्वायर, क्या रह गया, इट इज R स्क्वायर माइनस प्लस XC माइनस XL और इसका होल स्क्वायर। ये पूरे का स्क्वायर था बेटा, एक मिनट इसको सही करो कि यहाँ पर क्या था IM XC, तो VMC की जगह लिखा, इसकी जगह हमने लिखा IM XL और इस पूरे का स्क्वायर था, ठीक है। एक सिंगल का अलग अलग स्क्वायर नहीं था, दोनों को मिला के हमें स्क्वायर करना था, ठीक है। तो दोनों को मिला के हमने स्क्वायर किया, तो यहाँ पर क्या आएगा XC माइनस XL और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सप्रेशन मिली हमें, ठीक। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा समझिए, क्या समझना है, देखिए हम क्या पढ़ते हैं, जब हमने कैपेसिटर पढ़ा तो हमने कहा कि वोल्टेज के डिवाइड में जो भी आ रहा है वो रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होना चाहिए और उसको हमने कह दिया कैपेसिटर रिएक्टेंस। जब इंडक्टर के केस की बात हुई तो हमने फिर वहाँ पर वोल्टेज के डिनोमिनेटर में जो भी आ रहा है उसको हमने क्या कहा, उसको कहा कि वो रेजिस्टेंस के जैसा होगा, यूनिट उसकी ओम होगी, और क्या कहा कि वहाँ उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कह दिया। तो अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आ गई V इज इक्वल टू IR आप पढ़ते हैं फॉर ओम्स लॉ,
ये पढ़ते आए हैं ना। तो V तो ये रहा, I ये रहा। अब रेजिस्टेंस की जगह क्या क्वांटिटी आ गई, ये नई क्वांटिटी आ गई जिसको हम अब नाम देंगे, इसको हम कहेंगे इम्पीडेंस। नया नाम आया है, ध्यान रखेंगे, दिस इज इम्पीडेंस ऑफ द LCR सर्किट। ये क्या है, ये इम्पीडेंस है इस सर्किट का। जिस तरह से कैपेसिटिव रिएक्टेंस यूज किया हमने, इंडक्टिव रिएक्टेंस यूज किया, जो जिसकी यूनिट किसके जैसी थी, ओम यूनिट थी, रेसिस्टेंस के जैसी थी, और वो काम भी कैसा कर रहे थे, रेसिस्टेंस के जैसा। तो यहाँ पर अब जो नई क्वांटिटी आ गई जिसमें रेसिस्टेंस भी है, कैपेसिटिव इंडक्टेंस भी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी है, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी है, तो इस पूरी क्वांटिटी को हमने क्या कहा, दिस इज इम्पीडेंस ऑफ द LCR सर्किट। ये क्या है, LCR सर्किट का इम्पीडेंस, ठीक है। और यहां से हम कह सकते हैं, यहां से क्या कह सकते हैं कि पीक करंट IM इज इक्वल टू VM अपॉन Z, ठीक है। एक्चुअल में Z ये नहीं है, यहाँ पर आपके पास ये Z² आया है, ठीक। इसको हम किससे नोट करेंगे, इसको हम इम्पीडेंस तो कह रहे हैं लेकिन इम्पीडेंस को हम Z से नोट करते हैं और इसको लिखेंगे Z², ठीक। तो इम्पीडेंस क्या होगा, तो इम्पीडेंस आपका होगा VM अपॉन अंडर रूट R² प्लस XC माइनस XL और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर VM² के टर्म्स में वैल्यू आ रही है ना, तो इसका रूट जो भी आएगा, ठीक है, रूट ऑफ, जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो VM² इज इक्वल टू IM² या VM इज इक्वल टू IM अंडर द रूट R² प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर, और इसी को हमने कहा Z², दैट इज इम्पीडेंस स्क्वायर। क्या कहा, इम्पीडेंस स्क्वायर, ठीक। और यहां से हम सीधे कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सर्किट में, LCR सर्किट में, जब आपको पीक करंट चाहिए तो वो पीक करंट आपको कैसे मिलेगी, पीक करंट विल बी इक्वल टू पीक वोल्टेज मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस ऑफ द LCR सर्किट। क्लियर है बच्चों बात, ठीक है। यहां से समझ गए होंगे आप कि Z की वैल्यू, इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी होगी, R² प्लस XL, XC माइनस XL और इसका होल स्क्वायर, इसके इक्विवेलेंट होगी। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैडम अब यहाँ पर रिजल्टेंट का फेज क्या होगा, ठीक है, रिजल्टेंट का फेज क्या होगा। तो अब आप इसका फेज, ये जो रिजल्टेंट आपके पास Z आया ना, यहां से मैं क्या कह सकती हूँ कि अगर इसको मैं कह दूं दिस इज रेजिस्टेंस R, ठीक। देखो यहां तक तो क्लियर है बच्चों, इज इट क्लियर टिल नाउ, चले आगे। इसको लिख ले बच्चों, अगर नहीं लिखा है तो, या फिर स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट, फिर इसके आगे एक और कॉन्सेप्ट इसी का समझाते हैं, ठीक है। क्लियर, चलिए। तो अब ये जो चीज हमारे पास आई, इसी को एक बार यहां देखिए, ठीक है। देखो यहां पर इसी फेजर को मैं एक बार फिर से बना रही हूं, कैसे, देखो यहां पर क्या है, VR है ना, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर। इस वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर को मैं क्या लिख सकती हूँ, करंट अक्रॉस रेसिस्टर मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस R कह सकते हैं, VR की जगह लिख सकते हैं ना। इसी तरह से इस डायरेक्शन में जो हमने अभी बनाया पाथ, वो कैसा हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, I इंटू XC माइनस XL लिख सकते हैं। यहाँ वोल्टेज की, कैपेसिटिव वोल्टेज की जगह आप लिखेंगे I इंटू XC माइनस I इंटू XL, तो I कॉमन निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, I इंटू XC माइनस XL, ये हो सकता है, ठीक। अब यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इस चीज को ध्यान से देखेंगे, इस चीज को मैं यहाँ पर दोनों तरफ या पूरी इक्वेशन में अगर मैं I से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, इस पूरी एक्सप्रेशन में क्या कर दें, इधर भी I यूज कर लें
और पूरी एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दें हम IM से, तो हमारे पास क्या रह जाएगा r² प्लस xc माइनस xl का होल स्क्वायर, ये रह जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम इसी में I दोनों साइड हटा दें, प्रोडक्ट में है दोनों में I, तो क्या कह सकते हैं कि यहाँ रेजिस्टेंस हो, यहाँ इम्पीडेंस रिएक्टेंस हो, नेट रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस माइनस इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये जो आपको देगा, ये क्या देगा आपको, दिस विल गिव यू द इम्पीडेंस दैट इज इक्वल टू √r² प्लस xc माइनस xl होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं बच्चों? ठीक है, तो अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा आपके हिसाब से राइट फॉर्म में बनाकर दिखाती हूँ ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाए। ठीक, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? ठीक, अब देखिए, अब आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग इस फिगर को बनाते हैं। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके डायग्राम बनाया है, कुछ ऐसे। उन्होंने क्या किया है, रेजिस्टेंस ऐसे रखा है R, ठीक, और यहाँ पर रखा है उन्होंने xc माइनस xl। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो वेक्टर बनेगा यहाँ पर, ये क्या होगा आपका, दिस इज इक्वल टू z दैट इज √r² प्लस xc माइनस xl और इसका होल स्क्वायर, ये होगा। ठीक, और यहाँ पर अब ये R के साथ, क्योंकि करंट भी इधर ही होता है, करंट भी इधर ही होता है अक्रॉस रेसिस्टर। ठीक, तो हमारी रिजल्टेंट वोल्टेज किसके अलोंग आ रही थी, रिजल्टेंट वोल्टेज अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था उसमें Z के अलोंग हम क्या लिख रहे थे, रिजल्टेंट वोल्टेज, यानी करंट मेरा इधर और वोल्टेज मेरा इधर, तो फेज डिफरेंस, तो ये हो गया आपका फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, और इसको हम कहने की ये है क्या है, फाई। कितना है, फाई। ठीक, ये Z रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो भी एंगल बना रहा है विद Z इंपीडेंस, वो एंगल है आपका फाई, और इस एंगल के फॉर्म में ही, ठीक है, इस एंगल के फॉर्म में हम क्या निकालेंगे, tan फाई निकालते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर मुझे निकालनी है कि फेज डिफरेंस कितना है करंट और वोल्टेज के बीच में, क्योंकि यहाँ पर R है तो जिस डायरेक्शन में करंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होता है उसी डायरेक्शन में करंट होता है। ठीक, और इंपीडेंस जिस डायरेक्शन में होगा वहीं पर आपके पास रिजल्टेंट वोल्टेज होगी। ठीक है, ध्यान है बात, यहाँ पर आप VR लिख रहे थे और यहाँ आपने क्या लिखा V, और इसको आप लिख रहे थे VC माइनस VL, है ना, केवल मैंने फिगर को थोड़ा सा चेंज किया है। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ पर ये जो एंगल आया, दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। उस पर्टिकुलर टाइम पर वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो है फाई। क्लियर हो रही बात बच्चों? इज इट क्लियर? चलिए, तो इतनी बात अब आपके समझ में आ गई। तो यहाँ से अब मैं अगर tan फाई निकालूं, क्या निकालूं, tan फाई, मुझे फेज डिफरेंस भी चाहिए होता है भाई, करंट और वोल्टेज किस तरह से चेंज हो रहे हैं, उसके लिए हम किसकी बात करते हैं, फेज डिफरेंस देखते हैं। और फेज डिफरेंस के हिसाब से अगर π/2 का फेज डिफरेंस है तो उसको π/2 आगे बढ़ा देते हैं ग्राफ को। ठीक, अब क्या होगा, तो अब हम उससे आगे चलते हैं। देखिए, मैंने आपको हर तरीके से बता दिया है, हर ग्राफ किसी भी तरह से टेक्स्ट बुक में बना सकता है, वो उसकी मर्जी है, आपके तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या निकालें, tan फाई, क्या निकालें, tan फाई। tan फाई मुझे क्या देगा, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कैसे मिलेगा, तो फेज डिफरेंस यहाँ से निकालो, tan फाई क्या आएगा, tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। तो tan फाई आपके पास आएगा xc माइनस xl अपॉन r। ये जो आपको दे रहा है, ये क्या दे रहा है, दिस इज इक्वल टू tan फाई। और अगर मैं इससे पहले वाले, इस वाले ग्राफ से बनाऊं, जो मैंने अभी ग्राफ बनाया था, यानी यहाँ पर तो हमने माना था, या मैं कहूँ कि यहाँ पर
वोल्टेज अक्रॉस R माना था, यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस C माइनस वोल्टेज अक्रॉस L माना था, ठीक। और करस्पॉन्डिंग यहाँ क्या आ रहा था, रिजल्टेंट वोल्टेज एट दैट पर्टिकुलर टाइम। उस पर्टिकुलर टाइम पर वो रिजल्टेंट वोल्टेज हमें ये मिल रहा था। तो यहाँ से मैं tan phi की वैल्यू एक और भी लिख सकती हूँ, क्या, tan phi इज इक्वल टू VC माइनस VL अपॉन R, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर माइनस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक। और ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कौन सी होगी, पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर माइनस पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर माइनस पीक करंट अक्रॉस रेजिस्टर, सॉरी इट शुड बी VMR, ठीक है। क्या आएगा, पीक वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? और ये जो डायग्राम हमने बनाया ना, ये वाला डायग्राम, ठीक, इसमें ये नहीं हो, ये वाली चीज नहीं हो और ये नहीं हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इम्पीडेंस डायग्राम। क्या कहा जाता है, इम्पीडेंस डायग्राम। इम्पीडेंस डायग्राम से क्या मतलब है हमारा, कि ऐसा डायग्राम जो कि इम्पीडेंस को शो करता हो, जिसके एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी परपेंडिकुलर साइड तो आपको रिएक्टेंस दे रही हो, रिजल्टेंट रिएक्टेंस कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस को सब्ट्रैक्ट करके, और एक साइड आपको क्या दे रही हो, रेजिस्टेंस के बारे में बता रही हो, तो उसकी जो हाइपोटेन्यूज होगी उस राइट एंगल ट्रायंगल की, वो हमेशा आपको उस पर्टिकुलर सर्किट के लिए क्या देगी, इम्पीडेंस, ठीक है। ये ध्यान में रखना, और इसी को क्या कहते हैं, इम्पीडेंस डायग्राम, ठीक। तो अगर आपको R की वैल्यू दे दे, XL और XC की वैल्यू दे दे, और आपको कहे कि फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, तो आप ग्राफ बना के वहीं के वहीं देख सकते हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ कि वहीं के वहीं आप उसका इम्पीडेंस फाइंड आउट भी कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्लियर है बच्चों बात, ठीक। अब यहाँ से एक बात समझ में आ गई, इसका मतलब फेज डिफरेंस इतना है, करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 5। तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ एक बार देख लेते हैं। रिजल्टेंट फेज, चलो यही बना देते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज तो अगर आपका यहाँ मान लेते हैं, तो करंट का फेज कितना होगा, करंट 5 फेज आगे चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमने किसको डोमिनेटिंग माना है, VC माइनस VR माना है, यहाँ पर XC माइनस XL माना है ना, तो हमें पता है कि कैपेसिटर में क्या होता है, करंट आगे चलता है 5/2 फेज से, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि इंडक्टर भी आ गया है, इसलिए वो क्या करेगा, वो 5/2 फेज पीछे करना चाहेगा, तो दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। तो अगर करंट यहाँ पर था इनिशियली, सॉरी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस अगर यहाँ पर है, VR यहाँ पर है, ठीक है, तो करंट आपको कहाँ मिलेगा, तो करंट आपको इससे कुछ फेज आगे मिलेगा, और वो कुछ फेज कितना होगा, 5 फेज आगे मिलेगा, ठीक। तो ये आपका हो गया वोल्टेज अक्रॉस R, या कहूँ कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ठीक। तो करंट यहाँ से कहाँ मिलेगा, जरूरी नहीं है 5/2 फेज आगे हो और करंट ये मिलेगा, दिस इज द करंट at that particular instant, और phase difference between current and voltage is 5। अब current और voltage के बीच में phase difference कितना हुआ, 5, ठीक। ये एंगल आपका ओमेगा टी है, जिस टाइम पर भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग आपकी वैल्यू आ जाएगी एंगल की ओमेगा टी। क्लियर है? तो अब ग्राफ कैसे बनाए, मैम इसका ग्राफ बताइए। ग्राफ पे चले तो देखो ग्राफ कुछ ऐसा है, यहाँ आइदर करंट और वोल्टेज, ठीक है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर होगी आपकी ओमेगा टी की वैल्यू, या सिंपली कहिए टाइम की वैल्यू। तो अगर आपका वोल्टेज ऐसे शुरू होता है ना, साइन के फंक्शन के फॉर्म में ऐसे, ये किसका ग्राफ है, वोल्टेज का ग्राफ अगर ऐसा है, तो करंट का ग्राफ आपको कैसा मिलेगा, करंट का ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। अब करंट जो है वो 5/2 फेज आगे चलेगा,
ठीक है, π/2 फेज आगे यानी पहले ही पहुंच जाएगा करंट, यहां से स्टार्ट होगा इस एंगल से ओमेगा T1 से स्टार्ट होगा, कुछ ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखने में समझ में आ रहा है ये पीक वैल्यू नहीं है, ये ध्यान रहे, दिस इज नॉट द पीक वैल्यू। यहाँ पर कट कर रही, यहाँ कहीं है पीक वैल्यू, लेकिन जब ये यहाँ पर 0 पर है तो इसके पास कुछ वैल्यू है, तो करंट की खुद की कुछ वैल्यू है, ये वोल्टेज का ग्राफ, तो करंट और वोल्टेज के बीच में कुछ एंगल का डिफरेंस है, फाई फेज का डिफरेंस है। ये क्या समझ आ रहा है कि अगर जब ये वोल्टेज 0 पर है उस टाइम करंट उससे थोड़ा आगे चल रहा है, बढ़ा हुआ है, ठीक है, और ये पीक भी नहीं है, पीक तो यहाँ आ रहा है, ठीक, और बिल्कुल 0 भी नहीं, कहीं बीच में है, तो बीच का एंगल क्या है, एंगल फाई। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, ये जो अंतर दिख रहा है ना आपको यहाँ से और इसके पीक के बीच का जो ये अंतर है, डिफरेंस है, यही इसका फेज डिफरेंस है फाई। दोनों की जो पीक्स हैं वो जिस टाइम के दौरान, ये कहें कि ओमेगा टी जो आएगा वहां पर, ये जो डिफरेंस है इन दोनों की पीक्स में, वही क्या है आपका फेज डिफरेंस है। दैट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन अ LCR सर्किट। क्लियर स्टूडेंट्स?